गुड मॉर्निंग साथियों। केमिस्ट्री में नई यूनिट की शुरुआत हो रही है जिसका नाम पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये आपकी क्लास 11th में भी थी। पी ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है देखिए, तो उसके लिए पहले मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को समझना पड़ेगा। आपको पता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसी एक इंसान को तो है नहीं, बट उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो मेंडेलीव ने बनाया था, डिमिट्री मेंडेलीव ने, ठीक है। और उसमें साल साल दर मॉडिफिकेशन होते रहे, जो लोग आते रहे उन्होंने कंट्रीब्यूशन करता रहा, नए एलिमेंट आते रहे, नए आइसोटोप्स आते रहे, नई तरह की प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई, तो उस हिसाब से हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया है। उसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिक सा हम ये जानते हैं कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, यार इसमें बहुत लोगों ने योगदान दिया, बट इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, रूट जो स्ट्रक्चर है, वो डिमिट्री मेंडेलीव की देन है। तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आपको पता है उसमें कुछ रोज़ होती हैं और कुछ कॉलम होते हैं, और रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम हमेशा वर्टिकल होते हैं। तो यहाँ पे 7 रोज़ होती हैं, 7 रोज़, और कॉलम जो वर्टिकल होते हैं वो 18 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। रोज़ का आपको पता है यहाँ पे क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड। तो कुल मिला के मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और 18 कॉलम होती है, कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप। तो कुल मिला के 18 ग्रुप्स होते हैं। हालांकि मेंडेलीव ने कुल मिला के 7-8 ग्रुप बनाए थे, ठीक है। ग्रुप 6A, ग्रुप 6B रोमन में, ठीक है, 6-7 उन्होंने बोला था। बट बेसिकली हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 रोज़ हैं जिन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं, और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम ग्रुप बोलते हैं। अगर आपको याद होगा, जो आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ये प्योरली मेटल होते हैं। ग्रुप 1 को बोलते हैं एल्कली मेटल। इसमें कौन कौन आते हैं आपको पता है, कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ली ना की रब से फरियाद, ली ना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर आगे रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऐसे चलता है, ठीक है। और ग्रुप 2 आपका होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें आता है बेटा, मंगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम, ऐसे चलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक आपके आते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जिन्हें हम बेसिकली मेटलॉइड्स कहते हैं, या कुछ इनमें मेटल्स भी होते हैं। और उसके बाद ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक ये आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप पे कौन कौन से ब्लॉक हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो आपका एस ब्लॉक होता है। क्यों बोल रहे हैं इसे एस ब्लॉक, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस सब शेल में आएगा। फिर ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 जो होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। हालांकि यहाँ एफ ब्लॉक भी आता है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, है ना। लेंथेनॉइड के बाद के जो 14 एलिमेंट हैं वो आपके, लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट है 14, वो आपके लेंथेनॉइड सीरीज़ में आते हैं, और एक्टिनम के बाद के जो 14 एलिमेंट हैं वो आपके एक्टिनॉइड सीरीज़ में आते हैं। तो आपने देखा होगा लॉन्ग फॉर्म में एक तो बड़ा सा रहता है और नीचे 2 और बने रहते हैं, है ना, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 मेटलॉइड होते हैं, ये चीज़ मेटल्स होती हैं, एस ब्लॉक वाले मेटल्स होते हैं, ये चीज़ आपकी मेटलॉइड्स होती हैं, इन्हें डी ब्लॉक बोलते हैं। साथ में इसमें एफ ब्लॉक भी आता है। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 पी ब्लॉक होते हैं। जनरली ये बेसिकली तो नॉन मेटल्स होते हैं, हालांकि हम अभी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोबारा पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। मैं आपको वो भी समझाऊंगा, तभी आपका बेस बन पाएगा, नहीं तो आप सोचते रह जाओगे कि सर ने ये क्या कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली इतनी बातें, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक होता है, ग्रुप 3 से 12 डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होता है, और ग्रुप 13 से ग्रुप 18 पी ब्लॉक होता है। अब बात यह है, ग्रुप 13 और ग्रुप जो हमारा 14 है किसका, पी ब्लॉक का, वो हमने क्लास 11th में पढ़ लिया है, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। हमें यहाँ पे क्लास 12th में ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 पढ़ने, ठीक है। ग्रुप 15 नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, ना पास सब बकवास, ठीक है। नाइट्रोजन आर्सेनिक, पता ही है आपको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये नाइट्रोजन फैमिली होती है। ग्रुप 16 आपको पता है ऑक्सीजन फैमिली होती है, ओ स्टाइल से टेपो या ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम,
ये आप लोगों ने पढ़ाई है, इसे ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 17 आपकी हेलोजन फैमिली होती है, उसे फ्लोरीन फैमिली नहीं बोलते, तो उसके लिए भी हमने बनाया ही है अपना निमोनिक्स। फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। और ग्रुप 18 से पहले पीरियड का भी लेंगे। पहले पीरियड में 2 ही हैं, आपको पता है। पहला पीरियड जो है, पहला पीरियड रो वाला, आप अपना बुक में देखना, तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम ही है। दूसरे पीरियड में फिर बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता है कौन कौन है, बोरॉन, बेरिलियम, ऐसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे चलते रहते हैं उसमें, है ना, हॉरिजॉन्टली। ऐसा पीरियोडिक टेबल भी याद ही करते हो, 1 से लेकर 30 तक तो याद ही होंगे। 31वां कौन सा है, गैलियम है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो हमें यहाँ पे ग्रुप 18 में पहली बार, अभी ग्रुप 14 में नहीं लिया, 13 में नहीं लिया, 15 में नहीं लिया, 16 में नहीं लिया, 17 में नहीं लिया, यहाँ पे हमने कभी भी पीरियड 1 का नहीं लिया, हमेशा पीरियड 2 के एलिमेंट्स लिए। बट जो हमारा ग्रुप 18 है उसमें पहली बार हमें पीरियड 1 का भी एलिमेंट लेना पड़ेगा, सॉरी हाँ, पीरियड 1 का एलिमेंट लेना पड़ेगा जो कि है हीलियम। तो ग्रुप 18 में कौन आते हैं, ही नेवर अराइव्स, कर 0 पे रन आउट, ही नेवर अराइव्स, कर 0 पे रन आउट, या हेमा, नीलम और करीना की ज़ीरोक्स रंगीन, हेमा, नीलम और करीना की ज़ीरोक्स रंगीन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जिनन, ये होते हैं यहाँ पे ग्रुप 18 में। तो हमें यही पढ़ना है, 15 से लेकर 18 पढ़ना है। 15 हो गया आपका नाइट्रोजन फैमिली, 16 हो गया ऑक्सीजन फैमिली, 17 हो गया आपका हेलोजन फैमिली, 18 हो गया आपका नोबल गैस की फैमिली। 15 CBSE में इस बार नहीं है, ICSE में तो है, ऐसे ही चलता रहता है, पर 15 भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसकी आउटलाइन बता देता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे, फिर उसके बाद थोड़ा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन दे दूँगा, और फिर बारी बारी से सबको निपटाएंगे। ग्रुप 15 पहले करेंगे, फिर ग्रुप 16 पढ़ेंगे, फिर ग्रुप 17 पढ़ेंगे, फिर ग्रुप 18 पढ़ेंगे। 15 में पहले मेंबर्स देखेंगे कौन कौन है एलिमेंट में, क्या खास बातें हैं उनमें, कोई उनमें अजीब सा तो नहीं है, कोई बिगड़ा हुआ लड़का तो नहीं है उनमें। फिर उसके बाद उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कुछ कमर्शियल, वाइबल, ऐसी चीज़ें। तो हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बच्चों। पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है कि हेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट, हेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट विल एंटर पी सबशेल। सबशेल तो आपको पता है ना क्या होता है, FPDF, GB होता है, स्पेरिकल, पार्शियल, फंडामेंटल, डिफ्यूज, ऐसे रहते हैं ना, यह है, ठीक है। तो हेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट विल एंटर पी सबशेल, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट इतना ही होता है, अभी तो इतना ही देख लो, बाकी मैं आपको बता दूंगा क्या है। अब यहाँ पे देखो कहाँ से कहाँ आते हैं, ग्रुप 13 आएगा, ग्रुप 14 आएगा, ग्रुप 15 आएगा, ग्रुप 16 आएगा, ग्रुप 17 आएगा और ग्रुप 18 आएगा। ग्रुप 18 का हीलियम पहले दिखा देते हैं, ये रहा। अब देखो ग्रुप 13 में क्या होता है, ग्रुप 13 अगर आपको याद होगा ये पी ब्लॉक में ही है। इसमें आता है बैंगन, आलू, गोभी इन थैला, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसको देख के यहाँ पे सीधा ही में रखना, बैंगन, आलू, गोभी, अगर GA या GO हो वो आप देख लेना, इन थैला, ठीक है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, थोरियम नहीं होता होगा, पता नहीं, थैलियम होता है। बैंगन, आलू, गोभी इन थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थोरियम। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली होती है। काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, तो काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, ये रहता है यहाँ पे। कार्बन फैमिली है, ये बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर बनाते हैं कार्बन को छोड़ के। सिलिकन है, कार्बन है, सिलिकन है, जर्मेनियम है, टिन है, प्लम्बम, प्लम्बम क्या होता है, लेड होता है, और FN टिन का नाम होता है, ठीक है। यह प्लम्बम लेड का नाम होता है। ग्रुप 15 आपको पता है नाइट्रोजन फैमिली होती है। नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, या ना पास
सब बकवास, ना पास सब बकवास, ना पास सब बकवास। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये चलता है यहाँ पे। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ओ स्टाइल से टे पो, ओ स्टाइल से टे पो, ओ स्टाइल से टे पो, या ओ और क्या हो सकता है, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ठीक है। ग्रुप 17 आपकी होती है हेलोजन फैमिली, ठीक है, ये होती है आपकी। ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, बोरॉन तो आपको पता है बैक बॉन्डिंग बनाता है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर की वजह से। तो ग्रुप 13 है बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 है कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 है नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 है ऑक्सीजन फैमिली, और ग्रुप 17 आपकी हेलोजन फैमिली होती है। कौन सी फैमिली होती है, हेलोजन। ग्रुप 18 होती है आपकी इनर्ट गैस या नोबल गैस फैमिली, या तो नोबल गैस बोल लो या इनर्ट गैस फैमिली बोल सकते हैं। तो ग्रुप 17 में आपको पता है फिर कॉल करने बाहर बाहर आई आंटी, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, आप लोग ये ट्रिक भी लिख सकते हो, निमोनिक्स। फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये। ग्रुप 18 आपकी नोबल गैस फैमिली होती है। पीरियड 1 का हमने हीलियम ले रखा, बाकी सब पीरियड 2 से स्टार्ट है। देखो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, पर वो छूट रखे हैं क्योंकि वो वहाँ पे आते हैं। 2 से 12 तो लेते ही नहीं है ना टेबल में, इसलिए। तो ही नेवर है फ्लोरीन के साथ, अराइव्स कर 0 पे रन आउट, बाहर निकल जाओ टेबल से, ठीक है। तो ही नेवर अराइव्स कर 0 पे रन आउट, ये। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हेमा, नीलम और करीना की ज़ीरोक्स रंगीन, हेमा, नीलम और करीना की ज़ीरोक्स रंगीन। कुल मिला के इतने एलिमेंट हैं ग्रुप में, ठीक है, पी ब्लॉक में। तो देख लीजिए ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 है। 13-14 आपने 11th में पढ़ लिया था। 15 संशय की बात है कि 15 है CBSE में, IC में, ICSE में तो है ही, 15 भी पढ़ेंगे, 16, 17, 18 तो पढ़ना ही है। तो देख लीजिए ग्रुप 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कौन से पीरियड से ये, सेकंड पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। 7th आपका लेंथेनाइड, एक्टिनाइड हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं पढ़ेंगे। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। बैंगन, आलू, गोभी इन थैला, या बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाईधर तिलक, ठीक है। बैंगन, आलू, गोभी इन थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, काशी वाराणसी में है, काशी यूपी में, काशी गए संत प्रभु, FN है ये, टिन FN, काशी गए संत प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और प्लम्बम, लेड। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ना पास सब बकवास, या नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ओ स्टाइल से टेपो, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ओ स्टाइल से टेपो। ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली, ठीक है, बहुत बढ़िया एसिड बनाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, बाहर पहले है, ब्रोमीन पहले है, आयोडीन बाद में, तो फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, ठीक है, ये। ग्रुप 18 में पहली बार हमने पीरियड 1 का एलिमेंट लिया हीलियम, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनन। ही नेवर अराइव्स कर 0 पे रन आउट, बाहर निकल जाओ, या हेमा, नीलम और करीना की ज़ीरोक्स रंगीन, ये भी आप याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे एलिमेंट कैसे जोड़ते हैं, देखो पहले जो हमारा पीरियड होता है उसमें 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे मान लो आपके यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो आपको एटॉमिक नंबर भी याद करना है ना, तो एटॉमिक नंबर नीचे लिखे जाते हैं। यार बोरॉन का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन का 5 होता है। अब ये कैसे याद रखें, तो यार 8 जोड़ दो, यहाँ पे भी 8 जोड़ दो, 18 सॉरी, यहाँ पे 18 जोड़ो, यहाँ पे भी 18, यहाँ पे 32 जोड़ो। दिस इज़ कॉल्ड मैजिक पाई या मैजिक नंबर। 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32 इलेक्ट्रॉन जोड़ते रहते हैं। तो एल्यूमिनियम आपको पता है 13 होता है, 8 और 5 13। गैलियम कितना होता है, 31 होता है, तो 8 ऐड करने, अभी आप खुद ही करो। ये बोरॉन है, कार्बन होता है 6, नाइट्रोजन होता है एटॉमिक नंबर 7। बुरा तो नहीं मान रहे, हाँ सर बुरा मान रहे, तो यहाँ बना लो, ठीक है।
5 नंबर की ज़रूरत नहीं है, ये इधर है, ठीक है, 13 इधर है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ेंगे, 18 यहाँ, 18 यहाँ, 32 यहाँ। तो एल्यूमिनियम का कितना है, 13 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, फास्फोरस का 15, ऐसे जोड़ो, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियन का 10, यहाँ 2 होता है, इसलिए हीलियम का कितना होता है, 2 होता है, जोड़ते रहो, ठीक है। अगर गैलियम का 31 हो गया, जर्मेनियम का 32 होगा, ठीक है, फिर ये 33 हो जाएगा, वो 34 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, क्रिप्टन क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऐसे आर्गन कितना होगा, अगर ये 15 है, सल्फर 16 होता है, क्लोरीन 17 होता है, आर्गन 18 होता है, ठीक है। तो फिर 31 में 18 जोड़ देना, फिर ऐसे ऐसे करो, इसे सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 31 और 18 आपको पता है ये 49 समथिंग होगा, ठीक है, ये है। तो मैं अभी इधर ही कर लूँ, इंडियम का 49 हो गया, आप बड़ा सा बनाना है इसे। फिर टिन का 50 हो जाएगा, एंटीमनी का 51, टेलिनियम का 52, इंडियम का 53, जेनन का 54, ठीक है। अब इसमें 49 और 32 जोड़ो तो मेरे हिसाब से 71 आएगा, ओ सॉरी 4 5 6 7 8 81 आएगा, तो ये 81 हो गया, ये कितना हो गया 82, ये कितना हो गया 83, इधर भी जोड़ सकते हो, लेफ्ट साइड भी बना सकते हो, ये कितना 84, ये कितना 85 और ये कितना 86। तो आपको देखो एटॉमिक नंबर रटने नहीं थे, मैजिक नंबर से भी आपको याद हो जाते। पहली फैमिली के तो याद होने ही चाहिए। बोरॉन का कितना आता है, 5 आता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियन का 10। नियन इज़ द सेकेंड मेंबर ऑफ द नोबल गैस, पहला मेंबर हीलियम है, ठीक है। फिर 5 के बाद 8 जोड़ो नीचे वाले, उसके लिए नीचे वाली आपकी थर्ड पीरियड होगा, ये पहला पीरियड तो आपका हीलियम हो गया, दूसरा आपका बोरॉन वाला हो गया, और फिर तीसरा पीरियड है ये। चौथे पीरियड के लिए 18 जोड़ो, पाँचवें के लिए 18 और छठे के लिए 32, ठीक है। तो हमने सारे एटॉमिक नंबर याद कर लेने हैं ऐसे, पहले के तो आपको याद ही रखना है, क्या क्या है, 5 6 7 8 9 10। फिर नीचे जो आने याद रख ही लेना, निमोनिक से बैंगन आलू गोविंद थैला, काफ़ी गए संत प्रभु, नाना पाटेकरा सब्जी बेचेगा, ओ स्टाइल से तेपो, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, ही नेवर अराइव्स, कर 0 पर रन आउट। पहले वाले देख लेना याद, 5 6 7 8 9 10, फिर 8 जोड़ने हैं, ये वाले भी आपको याद ही रहते हैं 30 तक। फिर उसके बाद 31 में दिक्कत है तो गैलियम में मैंने आपको बताया भी था, उसमें 18 जोड़ने, नीचे वाले में 18, फिर 32, दिस इज़ कॉल्ड मैजिक नंबर, ठीक है। तो अब बोरॉन नहीं पढ़ेंगे, कार्बन नहीं पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ चुके हैं। आएगा ये फिर ग्रुप 14 तो आपका फिज़िक्स में भी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, बट अभी इतना ही है, ठीक है। अब जरा इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं, ठीक है, कुछ कुछ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं, कुछ कुछ की, सबकी नहीं, कुछ कुछ की। 30 तक तो आप देख ही लोगे, है ना। फिर उससे थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी आएगी, ठीक है। तो 2 एलिमेंट उठाते हैं हर ग्रुप के, ठीक है। तो हम आइडिया फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का आइडिया लग जाए तो बढ़िया रहता है, फिर हम उससे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना लेंगे। सबसे पहले जैसे हमने ग्रुप 13 के उठाई, एक उठाया बोरॉन, एटॉमिक नंबर होता है 5, और फिर एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। ग्रुप 14 के उठाए, ग्रुप 14 के कितने होते हैं, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14। ग्रुप 15 के उठाए, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, 13 14 15 5 6 7 ऐसे उठाई। फिर ग्रुप 16 के उठाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको अफबाउ रूल से याद ही होगी। अफबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं थे, इट इज़ द जर्मन वर्ड फॉर टू कंस्ट्रक्ट और टू फिलिंग द इलेक्ट्रॉन। तो अफबाउ रूल ऐसे बोलता है 1s, फिर 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, ऐसे चलते रहते हैं। सबसे पहले 1s बनना है, फिर 2s बनना है, फिर 2p के बाद 3s बनना है, 3p के बाद 4s बनना है, फिर ऐसे चलता रहता है, फिर 5 आएगा, ये है। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। p में मैक्सिमम कितने भरते हैं, 6, d में मैक्सिमम 10 भरते हैं, f में मैक्सिमम 14 भरे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, यहाँ पे n+l रूल भी लगेगा। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या होता है, एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। बच्चों वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मत करना है यहाँ 2,3 वाली। बोरॉन 5 है तो सबसे पहले 1s पूरा भर देंगे 2, 2s में 2 भरते हैं, मैक्सिमम 2 ही भरते हैं,
अब आ गया 2p। पहला जो हमारा शेल होता है उसमें एक ही सब शेल होता है 1s। दूसरे शेल में मतलब KLMN सुना होगा ना आपने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पहले शेल में एक ही सब शेल होता है 1s, दूसरे शेल में 2 होते हैं 2s और 2p, तीसरे शेल में 3 हो जाएंगे 3s 3p 3d, चौथे शेल में 4 हो जाएंगे 4s 4p 4d 4f, पाँचवें शेल में 5 हो जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं होते 5s 5p 5d 5f 5g, ये चलता है 5g। तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p 1, याद रखना कितना है 1 है। आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है मतलब आउटर मोस्ट शेल जो है कौन सा है 2 है, और उसका सब शेल कौन सा है p है, और उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन आया 1, ठीक है। एल्युमिनियम 13, 1s2 2s2 2p सारा भर दो 6, 6 और 4 10 हो गए, ये इलेक्ट्रॉन है ऊपर 6 7 8 9 10, तो 1s2 2s2 2p 6। अब आएगा 3s2, ठीक है, फिर क्या आएगा 3p आएगा, 3p कितना 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 3p 1 याद रखना। कार्बन 6, 1s2 2s2 4 हो गए, p में भरे जा सकते हैं कितने 6, जो 6 भर सकता है वो 2 भी भर सकता है, तो 2p 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। सिलिकॉन 14, 1s2 2s2 2p 6, कितने हो गए 10 हो गए, 4 और भरने 3s2 3p कितना 2, 2 आ गया। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p 6 2p 3 3 4 5 6 7, याद रखना ये हाफ फिल्ड है। हमें कोई महाजन, कोई बहुत बुद्धिजीवी ये कह गया था कि अगर आपको हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कन्फिगरेशन मिले, और वो P से लागू होगी S से नहीं, अगर आपको हाफ फील्ड या फुल फील्ड कन्फिगरेशन मिले तो उससे ज़्यादा दुनिया में कोई स्टेबल कन्फिगरेशन नहीं हो सकती, उसको हटाना भी मुश्किल है, उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी मुश्किल है, और उसको इलेक्ट्रॉन देना भी मुश्किल है, मतलब उसके लिए आयनाइजेशन भी मुश्किल है, और उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या है बहुत मुश्किल है, ये चीज़ें। तो यहाँ पे देख लेना सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फिगरेशन कौन सी होगी, या तो हाफ और या तो फुल, या तो हाफ या तो फुल। हाफ में P से स्टार्ट करेंगे, P पूरा कितना भरता है इलेक्ट्रॉन 6 भरता है, आधे कितने भरेगा P3, पूरे कितने भरेगा P6। D में कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं मैक्सिमम, तो D में हाफ कितना होगा 5, मैक्सिमम कितने होंगे 10। F में 14 भरते हैं तो हाफ हो गया 7, ये हो गया 14। ये जो हमने कन्फिग्रेशन लिख दी ना, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है या तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड। अगर ये लड़ाई है कि हाफ और फुल में कौन जीतेगा तो ऑब्वियसली फुल जीतेगा, बट हाफ इन कंपैरिजन टू एनी अदर कन्फिग्रेशन रादर देन एक्सेप्टिंग, अलग फुल से छोड़ के, फुल को छोड़ के हाफ सबसे लड़ लेगा और सबसे जीतेगा, ठीक है। तो ये P की 3 D की 5 F की 7, P की 6 D की 10 F की 14, इन दोनों की लड़ाई में ये जीतेगा, बाकी लड़ाइयों में हाफ फील्ड ही जीतेगा। तो ये हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है अभी सब सारी कन्फिग्रेशन से। फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p 6 6 4 10 3s2 कितने हो गए 12 13 14 15 3p 3। देखो ये भी P में आधी आई, मतलब ये भी क्या है हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है, बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये पता चला ग्रुप 13 में, ग्रुप 13 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आई, ये देखो, एक तो देखो अल्टीमेट, एक देखो पेन अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब क्या होता है, अल्टीमेट मतलब आउटर मोस्ट एंड देन सेकंड आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट एंड देन सेकंड आउटर मोस्ट, फर्स्ट एंड देन रनर अप, फर्स्ट देन रनर अप, विनर एंड देन सेकंड विनर, लूजर नहीं होता कोई, ठीक है लाइफ में। तो यहाँ पे जनरल कन्फिग्रेशन क्या है, इसे n ले लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता ना, देखो ये n चेंज हो रहा है, तो NF कितना भरा 2 भरा, ठीक है, NF2 और NP1 भरा यहाँ। ये ग्रुप 13 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर ये n है तो ये भी n है, ये 3 है तो ये 3 है, तो 3 को मैंने n ले लिया, S पूरा भर गया ये, और वो P एक ही भरा। ऐसे यहाँ देखो 2s2 2p2 3s2 3p2, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रुप 14 की आई NH2 NP से लेकर कितना 2 ही है NP2, इसकी आई NH2 NP3, बोलो हाँ या ना, सही है, 3 आए ना N N N N, ठीक है, NH2 NP3। ग्रुप 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, अब देखेंगे 16 17 18। इसका याद रखना NH2 NP1 NH2 NP2 NH2 NP3। अब तुम बहुत चालाक बच्चे हो, NH2 NP4 आएगा फिर, ठीक है। ग्रुप 15 तक देख लिया, ग्रुप 16 17 18 देखेंगे अब। अभी तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, 2-3 वीडियो इंट्रोडक्शन की आएगी, कहीं पुरानी चीज़ें भूल गए तो हो जाएगा मेरा काम, कैसे बढ़ोगे। अब देखो क्या है, अब हम पे है ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18,
ग्रुप 18 में 3 दिखाऊंगा मैं, हीलियम दिखाऊंगा, नियन दिखाऊंगा, ही नेवर अराइव्स आर्गन। ग्रुप 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन दिखा देंगे। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 + 8 16, फ्लोरीन 9, 9 + 8 17, हीलियम 2, और पहला पीरियड है तो 2 + 8 10, और 10 + 8 18, ये होता है। इसी लिखेंगे। ऑक्सीजन के 1s2 2s2 4 हो गए। पी में 6 भरे जाते हैं, जब ज़रूरत 4 की है तो 4 भी भरेंगे। यहाँ होगा 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3p4। तो देख लेना 2s2 2p4 है और 3s2 3p4 है, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी ns2, और ये भी n है, ये भी n है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 3 है तो ये 3 है, तो n है तो n है, n है तो n है, तो ns2 और np4 ये आ गया। ग्रुप 17 फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 2p5, ठीक है, 2p5, क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए 10 हो गए, 2 12 3p5, ठीक है, 5 और 2 7 और ये 10, तो 2s2 2p5 3s2 3p5, तो ये आएगा ns2 np5 ns2 np5 ns2 np5। ग्रुप 18 करेंगे, हीलियम का तो 1s2 हो गया, फुली फिल्ड है। नियन का 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 6 और 2 8 और 10 18, ठीक है। तो ये आया ns2 np6। ये तो जनरली बस यही एक्सेप्शन है इसके है ns2, बाकी सबकी लेना पड़ता है इसे पी ब्लॉक में, क्या करें, हीलियम है ना, तो इसमें है आखिरी इलेक्ट्रॉन आए नहीं, पर ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ns2 np6 ns2 np6, तो यहाँ पे आई ns2 np6। तो आपने ये देखा कि ns2 तो सब में सही है। ग्रुप 13 में क्या आया ns2 np1, ग्रुप 14 में क्या आया ns2 np2, ग्रुप 15 में क्या आया ns2 np3, हाफ फिल्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल। फिर उससे बढ़िया स्टेबल कौन है, नोबल गैस, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रुप 14 हो गया, ग्रुप 14 में है ns2 np कितना 2, ठीक है। पहले 13 में ns2 np1 था, ग्रुप 15 में ns2 np3, ग्रुप 16 में ns2 np4, ग्रुप 17 में ns2 np5 5, ठीक है, 5 और 2 7, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और फिर उसके बाद ग्रुप 18 ns2 np6। तो हम पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे भाई, ns2 तो ठीक है, और np कहाँ से लेकर कहाँ तक है, np है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। 1 किसके लिए है, ग्रुप 13 के लिए है। 5 किसके लिए है, ग्रुप बोलो 17 के लिए। 6 किसके लिए है, ग्रुप 18 के लिए है। 4 किसके लिए है, बोलो 4 4 4 4 है ग्रुप 16 के लिए, ठीक है, यह है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी पी ब्लॉक की, ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, एक्सेप्शन बस हीलियम है, हीलियम की ns2 हो जाती है, बाकी सबकी क्या चलती है ns2 np 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे ns2 np 1 से लेकर 6 तक, क्लियर है। ये हमारी पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो हम पे पीरियोडिसिटी की आएगी, उसको जरा हम अच्छे से समझेंगे पीरियोडिक फंक्शन, तभी हमें आगे की चीज़ें थोड़ी आसान लगनी शुरू होएगी। चलिए तो थोड़ी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की रिकॉलिंग कर लेते हैं, जो हमको पता है, उससे चीज़ें आसानी होगी, आगे जाके आसान हो जाएंगी चीज़ें। तो देखो क्या चीज़ है, लिखो यहाँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ना है कि कैसा उसका बिहेवियर रहता है पीरियड में, ग्रुप में, पीरियड में, ग्रुप में। पीरियड होता है लेफ़्ट से राइट अलोंग, ग्रुप होता है टॉप से बॉटम डाउन, ठीक है, ये अलोंग और वर्टिकल। तो ये देखना है हमें, एक तो एटॉमिक रेडियस का देखना है, दूसरा यार हमें देखना है मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तीसरा देख रहे हैं हमने एसिड एंड बेसिक कैरेक्टर, एसिडिटी एंड बेसिसिटी नहीं, एसिड एंड बेसिक कैरेक्टर। चौथा हमें देखना है, और बेसिक दोनों देखेंगे, सिंपल वाला भी और लोन पेयर वाला भी। फिर हमने देखना है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आपको याद है ये नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये देखना है। और फाइनली हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये 5-6 चीज़ें हमें थोड़ी पता होनी चाहिए। इसमें बहुत से फैक्टर आते हैं, जैसे शील्डिंग इफेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ रिपल्शन, काफ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। हालांकि फोर्स ऑफ रिपल्शन का बोल वाला डी ब्लॉक में है, यहाँ तो नहीं है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देख लेंगे एटॉमिक रेडियाई।
बच्चों वाली बातें आपको याद होनी चाहिए। सबसे चीज़ पहली है एटॉमिक रेडियाई। क्यों? क्योंकि पी और डी ब्लॉक में इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, आप पागल ना बन जाऊँगा, इसलिए सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियाई देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे वेरिएशन इन पीरियड या अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड, पीरियड के अलोंग क्या करोगे आप लोग इसमें? ठीक है, पीरियड दूसरा ग्रुप है। ठीक है, अलोंग द पीरियड, और यहाँ देखेंगे डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप भी देखेंगे और अलोंग द पीरियड भी देखेंगे। अलोंग द पीरियड हमें कैसे जाने हैं? लेफ़्ट से राइट जाने, लेफ़्ट से राइट। डाउन द ग्रुप जाने टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम। टी बी क्या है? टॉप बॉटम, लेफ़्ट राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये देखो कि यहाँ लेफ़्ट है, यहाँ राइट है। ठीक है, लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट और राइट। जैसे हम देख लें सेकेंड पीरियड, यहाँ बोरॉन था, यहाँ पे जाके आपको कौन मिलेगा? नियन मिलेगा। ये तो है, बोरॉन ग्रुप 13 का है और नियन का है ग्रुप 18 का है। ऐसा देखना है। टॉप से बॉटम जाएंगे तो वो तो एक ही ग्रुप में देखोगे आप, कोई से भी ग्रुप 13 में देख लो। 13 में देखोगे आप बोरॉन से लेकर कहाँ तक? थैलियम तक। जैसे ग्रुप 16 देख लो, ऑक्सीजन से कहाँ तक देखोगे? पोलोनियम तक। ग्रुप 17 देख लो, फ्लोरीन से कहाँ तक? H13 तक। तो ऐसे डाउन द ग्रुप भी देखेंगे। लेफ़्ट से राइट, या लेफ़्ट से राइट आपका क्या होता है? सबसे पहले एटॉमिक नंबर Z जो होता है, एटॉमिक नंबर वो क्या करता है? बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ गया। तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने से क्या हुआ? आप देखो जब यहाँ से जाओगे, बोरॉन 5 है और नियन क्या है? 10 है। तो बोरॉन के बाद कौन आएगा? कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर नियन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एक यूनिट बढ़ा। ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होता है। आप अभी बेवकूफ़ बन जाओ, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ही समझ लो इसे। तो इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ कितना बढ़ा? इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक यूनिट बढ़ा। ठीक है, तो तभी तो बोल रहा हूँ एटॉमिक नंबर बढ़ा। बट साथ में एक और चीज़ बढ़ी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसे पूरा लिखना। Z आपको पता होना चाहिए क्या है? एटॉमिक नंबर है। ENC क्या है? ENC है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हुआ? बढ़ा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव होता है, ये भी क्या हुआ? बढ़ा। तो आप खुद ही सोचो, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा, ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑर्बिट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो साइज़ क्या होगा? कम होगा। जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट जा रहे, लेफ़्ट से राइट जा रहे, साइज़ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेफ़्ट से राइट जा रहे, साइज़ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बढ़ेगा, जिसकी वजह से साइज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, साइज़ क्या होता है? कम होता है। हालांकि इसमें मेन बात ये नहीं कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर तो डाउन द ग्रुप भी बढ़ेगा। ठीक है, क्यों तेज बता रहा हूँ? इसलिए 11th में पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर तो डाउन द ग्रुप भी बढ़ेगा, बट यहाँ पे मेनली क्या चीज़ बढ़ रही है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियस जो है AR वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने से अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा। तो लेफ़्ट से राइट जाने में साइज़ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये है। अब थोड़ा देख लेते हैं टॉप से बॉटम। ये हमारा टॉप है, ये हमारा बॉटम है। नीचे जाएंगे तो यार देखो, जब हम नीचे जाते हैं तो आपने देखा मैजिक नंबर के हिसाब से पहले 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, 2 8 8, 2 8 18 18 32, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं नीचे। 2 8 18 18 32, ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं। तो होता क्या है, देखो ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा, अगर मैं मान लो जैसे ऊपर वाला एलिमेंट ग्रुप 15 लेता हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, नीचे है बिस्मिथ, यह है बॉटम, यह है टॉप, ऊपर है नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर कुछ भी होगा, 7 होगा, बिस्मिथ का भी देख लेंगे, 7 है। फिर उसके बाद हमें कितना ऐड करना है? 7 के बाद 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, 18 18 हो गया 36, 36 प्लस 32 प्लस 8 करना पड़ेगा। छोड़ो वो छोड़ो, टॉप से बॉटम जाना है। टॉप से बॉटम जाएंगे, देखो नाइट्रोजन में K शेल होगा, सिर्फ K शेल। नीचे जाएंगे तो K भी है, L भी है, M भी है, KLM, और N शेल भी है।
तो शेल बढ़ रहे हैं नीचे नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली नए नए शेल खुलते रहेंगे। आपको पता है देखो नाइट्रोजन में क्या होता है 1s2 2s2 2p6 2 ही शेल होते हैं। अब आप नीचे जाओगे उसके और फॉस्फोरस में, ठीक है, तो 3 भी खुल जाता है, आर्सेनिक में 4 भी खुल जाएगा 4th शेल, एंटीमनी में 5th शेल खुल जाएगा, बिस्मिथ में 6th शेल खुल जाएगा। यहाँ पे जबकि शेल सेम है यहाँ पे सब में शेल क्या है सेम है। ये होगा 1s2 2s2 2p1, वो होगा 1s2 2s2 2p6, और बीच का ले लोगे फ्लोरीन तो वो 1s2 2s2 2p5। तो 1s है और 2 है, सेकेंड ही शेल है, K शेल है और L शेल है। यहाँ पे सिर्फ K और L शेल है, जबकि यहाँ K है फिर L है फिर M है फिर N है, मतलब K है साथ में फिर KL है फिर बाद में KLM फिर बाद में KLMN, 1 सिर्फ, फिर नीचे 1 2 फिर और 1 2 3 फिर और 1 2 3 4 KLMN, फिर आखिरी में 1 2 3 4 5 KLMNO, ऐसे O तो होता ही नहीं। जबकि यहाँ क्या है 1 और 2 1 और 2, बोरॉन जैसे 1s2 2s2 2p1 सिर्फ 2p1 है वहाँ पे, फिर बोरॉन के बाद जो कार्बन आता है उसमें 2p2, फिर नाइट्रोजन में 2p3, फिर उसके बाद कौन आएगा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आएगा तो 2p4, फिर फ्लोरीन में 2p5, फिर नियन में 2p6, तो 2 ही तो है, तो 1 और 2 में कहानी ख़त्म। जबकि यहाँ क्या है नाइट्रोजन में 1 है सिर्फ, या 1 और 2 है, उसके बाद जो नीचे आएगा फॉस्फोरस उसमें 1 2 3 है, फिर उसके बाद नीचे जो आएगा 1 2 3 4 है KLMN है, जबकि ऊपर कहानी K और L में ख़त्म हो गई है। तो नीचे शेल नंबर बढ़ रहा है, कहना ये चाह रहा था, नीचे क्या है शेल नंबर बढ़ रहा है, ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ कर ही रहा है ना, जेड है जो AN एटॉमिक नंबर वो तो इंक्रीज़ कर रहा है, बट मेन बात है शेल नंबर मतलब KLMN KLM एक्सेट्रा ये भी क्या कर रहे हैं बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ेगा। अब शेल बढ़ने से होता क्या है, शेल की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दूर होना शुरू हो जाता है। जैसे न्यूक्लियस है K शेल उसके पास होगा, L थोड़ा और दूर होगा, M और भी दूर होगा, N और भी दूर होगा। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वो न्यूक्लियस से दूर हो रहा है, पास नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो क्या था वहीं, यहाँ पे सेकंड में ही है, यहाँ पे बोरॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और जितने भी हैं फ्लोरीन और नियोन उनमें 2 पे ही है इलेक्ट्रॉन, बट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पहले 2 यूनिट था, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 है उतनी जगह, बट ये नीचे वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये बढ़ने लग रहा है, ये वही है, ये उसी ऑर्बिट में है, ये L ऑर्बिट में KL ये सेकंड ऑर्बिट में, बट ये चार्ज बढ़ने लग रहा है। तो ये जबकि नीचे क्या हो रहा है शेल ही बढ़ रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दूर जा रहा है इस न्यूक्लियर चार्ज से, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियर चार्ज से कहाँ जा रहा है दूर जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया, ठीक है। तो आप नीचे जाओगे तो देखो इलेक्ट्रॉन कितना दूर चले गया, शेल नंबर बढ़ रहा है, इसलिए शेल नंबर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसकी वजह से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो अब बहुत बड़ा रेडियस बन गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो साइज़ बहुत बढ़ गया, तो इसकी वजह से एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा क्योंकि साइज़ भी बढ़ गया। तो आपको पता चला यार एटॉमिक रेडियस का क्या है, अलॉन्ग द पीरियड तो डिक्रीज़ होगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस इतना हो गया। इसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ना था यहाँ, देखो मैं चाहता तुम्हें सीधा करा देता पी ब्लॉक, मज़ा नहीं आता, तो पहले ये देख लो, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मुझे बताए तुम कितने ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो कि तुम पहले 11th की बुक या नोटबुक खोलोगे, ये देखोगे पहले अच्छा ऐसे होता है, ऐसे तो तुम करने वाले नहीं हो कि जरा हम देख लें ट्रेंड, तो मैं ये बता देता हूँ तुम्हें। ये अब हम देखेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, पर उससे पहले हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल दूसरा है, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये किसी आइसोलेटेड गैसेज एटम के लिए, यहाँ पे बॉन्डेड फॉर्मेशन नहीं है, ये किसी आइसोलेटेड गैसेज एटम के लिए होगा। और क्या होगा, जो एनर्जी उस आइसोलेटेड गैसेज एटम को देनी पड़ेगी ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन एक लूज़ कर दे, ठीक है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेज एटम। एक आइसोलेटेड गैसेज एटम से आइसोलेटेड अकेला होना चाहिए और गैसेज होना चाहिए। गैस क्यों बोल रहे हैं, सॉलिड लिक्विड में ना मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में इंट्रैक्शन होती है, तो पहले तो यही लड़ लो फिर इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, पहले तो यही तुम्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे। तो यहाँ तो एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें लग गई ना, जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड लिक्विड में क्या करना है, कम करना है, तो इसलिए गैस लेते हैं। गैस में ये दिक्कत ही खत्म होगी कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन होगी या 2 एटम के बीच में इंट्रैक्शन होगी। तो बस हमारा मेन धर्म जो है यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, वही करने जा रहे हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, IE से डिनोट होती है ना।
एक्सोथर्मिक के लिए कैसी होती है, नेगेटिव होती है, एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होती है ना, एंथैल्पी। तो बस यही है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी जो लगेगी ताकि हम रिमूव कर पाएँ किसको, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेज एटम। आइसोलेटेड होना चाहिए, अकेला होना चाहिए और उसे मतलब नहीं, और गैसेज होना चाहिए मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो सिमिलर या डिसिमिलर एटम्स के बीच नेग्लिजिबल होने चाहिए। तो आइसोलेटेड गैसेज एटम, ठीक है, ये चीज़ है। अब एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ बताना चाहूँगा, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेज एटम, ये चीज़ है। अच्छा, अब इसमें एक मेन सी बात यह है कि एक मिनट, हाँ, तो मैं कह रहा था आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी है जो किसी आइसोलेटेड गैसेज एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में लगेगी। क्लियर है इतना? अब आपको खुद ही पता है, देखो आपके लिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है कम कब लगेगी, आप खुद सोचो। एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमें निकालना है तो हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ क्या हो, बहुत कम हो। हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है ना। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेगा उतना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा उसको निकालना। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मुश्किल होगा उसे निकालना। आई बात समझ में? उतना ज़्यादा उसको मुश्किल होगा निकालना। तो हमें ये पता चला कि जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतनी क्या लगेगी, ज़्यादा। अच्छा, डायरेक्ट रिलेशन होगा ना, डायरेक्ट होगा। जितना डायरेक्ट रिलेशन होगा, जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा हमें आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, मतलब जितना कम होगा उतनी कम लगेगी। अब एक सिंपल सी बात है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखना है। पहले हम देखेंगे अलोंग द पीरियड, पीरियड के अलोंग देखेंगे, ठीक है। पी ब्लॉक भूल जाओ अभी, पहले ये देखो अलोंग द पीरियड। तो लेफ़्ट से कहाँ, राइट को, लेफ़्ट से देखना है राइट को, ठीक है। लेफ़्ट से कहाँ देखना है, राइट को देखना है, एक्सेप्शन। अब देखो होगा क्या, आपको पता है लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, और एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ये आपको पता है। अब आप खुद सोचो, जितने पास इलेक्ट्रॉन होगा ना न्यूक्लियस के, उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और उतनी ज़्यादा आपको आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। तो सिंपल सी बात है कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो साइज़ छोटा होगा, पहले यहाँ ज़्यादा, फिर यहाँ कम, यहाँ और कम, और जितना साइज़ छोटा होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चाहे प्रोटॉन उतना ही हो, बट न्यूक्लियर चार्ज तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी है तुमने, फोर्स और आर क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, है ना, स्क्वायर के। तो जितना आर कम हो जाएगा, चाहे चार्ज उतना ही है, चार्ज उतना ही रहे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। डिस्टेंस जितना कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जा रहे हैं तो साइज़ कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स बढ़ जाएगा, जितना फोर्स बढ़ जाएगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, ठीक है, ये तो बात है। तो क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ा, अफेक्टिव बढ़ा, अफेक्टिव मतलब क्योंकि डिस्टेंस कम हुआ, चार्ज तो उतना ही है बट डिस्टेंस कम हुआ, और डिस्टेंस कम हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है। जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतनी ज़्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में भाई बहुत ज़्यादा सर फोड़ना पड़ेगा, मशक्क़त करनी पड़ेगी। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को उस फोर्स वाले सिस्टम से हटाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, रिमूव करने के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अब अगर हम टॉप से बॉटम देखें, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम, और कहाँ देखना है, इन ग्रुप में देखना है, टॉप से बॉटम इन ग्रुप।
ग्रुप में देखना है टॉप से बॉटम। तो आपको पता है शेल नंबर बढ़ जाएगा। शेल नंबर क्या करता है, इंक्रीज़ करेगा। शेल नंबर इंक्रीज़ करेगा तो यार आपको खुद ही पता है एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो अफेक्टिवली क्या है, न्यूक्लियस से या पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहा है। शेल नंबर बढ़ गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। जितना दूर चल जाएगा उतना उनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और उतना आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालना, मतलब उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। ये बात है। तो शेल नंबर अगर बढ़ गया तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, घट जाएगा। जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी एटॉमिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सॉरी, एटॉमिक एनर्जी नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम लगेगी। आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या लगेगी, कम लगेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का आपको ट्रेंड पता चल गया कि टॉप से बॉटम क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब नीचे जाते हुए क्योंकि साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी घट गई। और लेफ़्ट से राइट क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। टॉप से बॉटम क्या हो जाती है, घट जाती है। ये आप लोगों को पता है, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। चलिए, आयनाइजेशन एनर्जी के बाद मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये हम लोगों को देखने। मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तीसरी चीज़ मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, साथ में यहीं पे एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ भी देखेंगे, क्योंकि ये फिर आपको दिक्कत देगी वहाँ। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। पहले बेस तो क्लियर कर दो तुम्हारा, वहाँ बताऊँगा धोखा सा लगेगा तुम्हें कि सर ने ये चीज़ क्या बता दी हमें ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18 के बीच में। तो यहाँ पे पहले उसे क्लियर कर लो ताकि आगे जाके आप गच्चे से ना रहो वहाँ। ठीक है, नूब क्यों बनते हो, प्रो बनो। चलो, मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ, इसके बारे में पढ़ना है। यार मैं आपसे अगर पूछूं, सिंपल सी बात, यहाँ ग्रुप 1 होता है, यहाँ ग्रुप 2 होता है, यहाँ ग्रुप 16 है, यहाँ ग्रुप 17 है, 15 भी मान लो, चलो कोई बात नहीं। यार इसको बोलते हैं मेटल, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स। ये होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। बहुत बढ़िया। मतलब यार यहाँ पे मेटल्स बहुत मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मेटल्स। ये तो आप बचपन में पढ़ ही रहे हो। ये जो हैं जिनकी गैस बनती है वो नॉन मेटल होते हैं, इतना मान लो। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन तो अलग ही प्लेस है ना उसकी प्रॉपर्टी कुछ वैसे मिलती है, कुछ वैसे मिलती है। ठीक है, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, उसकी गैस होती है N2, ऑक्सीजन की भी गैस होती है O2, फ्लोरीन की भी गैस होती है F2, क्लोरीन की भी होती है Cl2। और वो मोनोटॉमिक गैस होते हैं, कौन से वाले, ग्रुप 18 वाले, उनको तो ले ही नहीं रहे। तो ये सारे होते हैं नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, मेटल्स और नॉन मेटल्स, इतना। बीच में मेटलॉइड होते हैं। अच्छा, मेटल क्या बनाते हैं, एसिड या बेस। मेटल के क्या बनते हैं, मेटल के क्या बनते हैं, नॉन मेटल के क्या बनते हैं, मैं अभी बता दूंगा तुम्हें बहुत ईजिली। देखो, मेटल जैसे ग्रुप 1 में होता है Na, सोडियम, तो NaOH बनता है। पोटेशियम होता है KOH बनता है। अच्छा, ग्रुप 2 के भी बताओ सर कोई। तो जैसे कैल्शियम हो गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH होल ट्वाइस। अच्छा सर, और बताओ। एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे बताओ कुछ। हाँ, तो बहुत बढ़िया। देखो, जैसे हमने क्लोरीन ले लिया तो HCl बनता है, सल्फर ले लिया H2SO4 बनता है। ठीक है, वाटर ले लिया H2O बनता है, वाटर भी एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक वाटर होता है, बेसिक वाटर होता है। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एसिड है नहीं, ये बेस है। तो मेटल के क्या बनते हैं, बेस बनते हैं, बेस या एल्कली। मेटल के बेस या एल्कली बनते हैं, बेस या एल्कली बनते हैं। मतलब जो इस साइड पाए जाते हैं, इस साइड वो क्या बनाते हैं, बेस या एल्कली बनाते हैं। ठीक है, और देखो नॉन मेटल के ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एसिड है। तो नॉन मेटल के क्या बनते हैं, एसिड बनते हैं, एसिड बनते हैं, एसिड बनते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मतलब यहाँ पे देखो, बेसिक टेंडेंसी यहाँ पे ज़्यादा है, बेस बनाने की टेंडेंसी यहाँ ज़्यादा है, बेसिक कैरेक्टर यहाँ ज़्यादा है, और वहाँ पे कौन सा कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर है। पर बच्चों, जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे, लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो हम मेटल से दूर जा रहे हैं, नॉन मेटल की तरफ आ रहे हैं। ये तो सही है ना। जब हम लेफ़्ट से कहाँ जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, अलॉन्ग द पीरियड के अलॉन्ग। जब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो मेटल से दूर जा रहे हैं, नॉन मेटल की तरफ आ रहे हैं। ये तो सही है ना। लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो मेटल से दूर जा रहे हैं, नॉन मेटल की तरफ आ रहे हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो हमारा बेस
या एल्कली कैरेक्टर कम होते जा रहा है और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, क्योंकि यहाँ एसिड मिलते हैं, वहाँ क्या मिलते हैं, बेस मिलते हैं। तो यहाँ से अगर वहाँ जाएंगे, लेफ़्ट से राइट जाएंगे, तो बेस बनाने की टेंडेंसी या एल्कली बनाने की टेंडेंसी कम होती जाएगी और एसिड बनाने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो आपको समझ में आया लेफ़्ट से राइट क्या है। लेफ़्ट से राइट जाओगे तो यार मेटल्स कम मिलेंगे उस साइड, नॉन मेटल ज़्यादा मिलेंगे। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, घट गया, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया लेफ़्ट से राइट। जबकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो एल्कली नेचर या बेसिक कैरेक्टर या नेचर कम होते जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। अब ये लेफ़्ट से राइट है, टॉप से बॉटम उल्टा होगा, है ना, बता भी दूंगा क्यों होगा। अब ये देख लिया तुमने, बहुत बढ़िया। एक बात मैं और ऐड कर दूं तो आपका फाउंडेशन और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एक बात अगर और ऐड करूं यहाँ पे तो मैं ये कर सकता हूँ कि सिंपल सी बात है, मेटल जो है, मेटल फॉर्म अनायन बनाता है कटायन, मेटल फॉर्म्स कटायन। मेटल क्या बनाता है, कटायन। जैसे Na है, उससे एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो क्या बनेगा, Na+, Na मेटल होता है। और नॉन मेटल बनाते हैं अनायन, नॉन मेटल फॉर्म्स अनायन। ऐसा क्यों है, देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दो तो वो क्या बनेगा, F-1। ऐसा क्यों है, देखो सब चाहते हैं स्टेबिलिटी आई। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, एक हटा दो 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन तो किस में होते हैं, नियन में होते हैं। तो ये नियन के जैसे नोबल गैस जैसी इसको कुछ अपनी इच्छा बन गई इसकी, ये नियन के जैसे अब थोड़ा बिहेव करेगा, मतलब इस पर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। ऑक्टेट नहीं बोल रहा हूँ, इस पर नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ गई। फ्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और मिला तो इस पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये भी किसके जैसा बन गया, नियन के जैसा बन गया। बोलो हाँ या ना, यस सर। तो देखो स्टेबिलिटी आ गई। तो आपको पता चला मेटल क्या बनाते हैं, कटायन, नॉन मेटल क्या बनाते हैं, अनायन। देखो तो मेटल की टेंडेंसी क्या है, मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की अपने मन से, ऑन इट्स ओन, स्पॉन्टेनिटी, अपने आप, स्पॉन्टेनियस जो इसकी टेंडेंसी है, स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी, अपने आप जो इसकी टेंडेंसी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की है। जबकि नॉन मेटल की स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन। और मैं ये मेन उनकी बात कर रहा हूँ, मेटल्स के जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मेटलॉइड की, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, जिंक हो गया, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपर की, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेटल की कर रहा हूँ। जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनकी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेटल क्या करते हैं, इनकी अपनी इच्छा होती है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, लूज़ कर दे, स्पॉन्टेनियस होता है। तो जो अपने मन से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, क्या उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं, खुद सोचो। जो अपने आप इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, मेटल क्या है, मेटल चाह रहा है कि मेरा कटायन बनाओ भाई, मैं तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ इससे, मैं अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहता। तो क्या अब हमें बाहर से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, नहीं। जब वो खुद ही चाहता है कि भाग निकल यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जब वो चाहता है कि चले जाए इलेक्ट्रॉन यहाँ से, लूज़ हो जा, तो हमें ज़्यादा एनर्जी उसे देनी नहीं पड़ेगी। अब तो वो अपने आप चाहता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ कराना। तो जब जो खुद चाहता है उसको ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, उसे बाहर से हमें ज़्यादा मोटिवेट नहीं करना, तो मतलब उसे ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो मेटल जो है अपने आप इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाह रहा है, तो मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाह रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है, जिसको इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है, अगर उससे हम देने की बात करें, जैसे कंजूस है, कंजूस पैसे तो निकालता नहीं है, हाँ मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, उसे कहीं और से मिले, जैसे बनिया है ना, सेठ है, जैसे दिखाते हैं पिक्चरों में, गलत दिखाते हैं, सेठ ही को क्यों गलत दिखाते हैं पता नहीं। तो ये बात है। तो देखो जैसे नॉन मेटल को तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, अगर हम इसे उल्टा बोलें कि भाई तू गेन ना कर, तू लूज़ करा इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, मतलब ये ज़्यादा फिजिबल है। या अगर मैं ये लिखूँ कि फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे और पॉजिटिव बन जाए F+, तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। हो तो जाएगा ये, बट मशक्क़त बहुत करनी पड़ेगी। तो जिसकी टेंडेंसी खुद इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, जिसको उसको पाने की तमन्ना है, उसको अगर हम ये बोलें कि तू अपना इलेक्ट्रॉन अंदर से निकाल के दे दे, छीन के दे दे, तो उसमें तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। क्लियर है इतना, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है, देना तो बहुत आसान है, इससे छीनना बहुत आसान है। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जबकि यहाँ पे
नॉन मेटल में गेन करने की टेंडेंसी है, तो इसे देना तो बड़ा आसान है पर निकालना इससे बड़ा मुश्किल है। तो बाहर से बहुत एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत हीट करना पड़ेगा, ये चीज़ें करनी पड़ेगी तभी ये दे पाएगा। तो मैं बेसिकली इतनी बातें कर रहा हूँ। यहाँ देखो, अब आपको पता चल गया जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है वही यहाँ होगा। तो देखो मैं फाइनली लिख क्या रहा हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़। सर ने ये बकवास क्यों करी है, क्यों माथा फोड़ रहे थे सर अपना। तो देखो, अलॉन्ग द पीरियड, अलॉन्ग पीरियड के अलॉन्ग देखना चाहेंगे। हम जा रहे हैं लेफ़्ट से कहाँ, राइट। लेफ़्ट से कहाँ जा रहे हैं, राइट। अब आप खुद ही सोचो, लेफ़्ट से राइट जाते हैं, आपने देखा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। सर आयनाइजेशन एनर्जी कम कहाँ होती है, मेटल के केस में, मेटल के केस में तो लेफ़्ट में मेटल्स बहुत मिलेंगे। और आयनाइजेशन एनर्जी सर अगर इस साइड बढ़ रही है तो इस बढ़ने वाली टेंडेंसी तो नॉन मेटल की है, तो इस साइड कौन होंगे, नॉन मेटल होंगे। देखो रिलेट कर दिया ना, मेटल लूज़ करता है आसानी से तो एनर्जी कम लगेगी, मतलब यहाँ पे एनर्जी कम होगी और उधर जाते हुए नॉन मेटल मिलेंगे, वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ गई। यह है, तो यहाँ पे मेटल मिलते हैं, वहाँ नॉन मेटल मिलते हैं। मेटल क्या बनाते हैं, बेस, बेसिक स्ट्रेंथ, और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। नॉन मेटल से को रिलेटेड क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जब हम उधर जाएंगे तो मेटल से किस तरफ जा रहे हैं, नॉन मेटल की तरफ, तो मेटेलिक कैरेक्टर इधर जाते हुए घटा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उधर जाते हुए बढ़ा। जाते तो लेफ़्ट से राइट ही हैं, तो मेटल इधर कम मिलेंगे, उधर नॉन मेटल ज़्यादा मिलेंगे। तो जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर है वो घट गया और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया। इतनी बातें क्लियर, आगे से तो नहीं भूलोगे कि मेटेलिक कैरेक्टर इधर जाते हुए घटा क्यों, घटा इसलिए क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, पर मेटल तो वही है जो कम आयनाइजेशन एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, रिमूव कर दे। ये तो मेटेलिक कैरेक्टर घटा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा। मेटेलिक कैरेक्टर का सीधा कोरिलेशन किसके साथ है, बेसिक स्ट्रेंथ के साथ। तो उधर जाते हुए, लेफ़्ट से राइट जाते हुए बेसिक स्ट्रेंथ मतलब बेस बनाने की क्षमता कम हो जाएगी और एसिड बनाने की क्षमता मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यह शाबाश, ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अलॉन्ग द पीरियड। अब हम देखेंगे टॉप से बॉटम, क्या देखना चाहेंगे, टॉप से बॉटम। चलो अब हम देखना चाहेंगे इसमें टॉप से बॉटम। देखो टॉप और यहाँ पे बॉटम, ये कहाँ दिखते हैं, ग्रुप में देखते हैं, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, टॉप से बॉटम नीचे जाएंगे। अब खुद देखो यार, टॉप से बॉटम जाते हैं साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगती है, कम लगती है। तो टॉप से बॉटम जाने में आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी, क्या लगेगी, कम। आयनाइजेशन एनर्जी कम लग रही है मतलब नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। मतलब नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी कम वाले एलिमेंट मिलेंगे, ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, और ऊपर ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे एलिमेंट जो नीचे मिल रहे हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, तो वो कुछ और नहीं हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं। तो नीचे जाते हुए मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, बढ़ेगा। नीचे जाते हुए इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नीचे ऐसे एलिमेंट मिलेंगे कि जिनमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। तो मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाते हुए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाते हुए घटेगा क्योंकि ऊपर ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है और नीचे जाते जाते उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ऊपर ऐसे मिल रहे हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये पहचान होती है किसकी, नॉन मेटल की। तो ऊपर नॉन मेटल बहुत अच्छे हैं, नीचे मेटल अच्छे हैं, तो ऊपर से नीचे जाते हुए मेटल अच्छे मिलेंगे मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और नॉन मेटल अब गंदे मिलेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट जाएगा। अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया तो मेटल के साथ रिलेटेड कौन है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, घट जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये तो आपको एसिडिक कैरेक्टर समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये पी ब्लॉक से क्यों रिलेटेड है। मैं आपसे हमेशा कहना चाहता हूँ एक बात, देखो यहाँ पे नोट लिखो, नोट क्या है, मान लो इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी देखना चाहते हैं। मान लो एक हम पे मेटल है, यहाँ पे मेटल है, मेटल क्या एटम है, मान लो ये एक एटम है ए, ठीक है।
इसको हमने कुछ एनर्जी सप्लाई करी और इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। वो ऊपर वाला माइनस है, ये माइनस मतलब छीन लिया, या यही लिख लेता हूँ, इसने लूज़ करा इलेक्ट्रॉन को क्या करा, लूज़ करा। और जो एनर्जी देनी पड़ेगी आपको पता है वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो पहली बार देनी पड़ी तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोल देते हैं उसे। अब इस इलेक्ट्रॉन या इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बना, कटायन बना। क्या बना, कटायन बना। देखो पहले इसकी इच्छा ना इलेक्ट्रॉन लेने की थी ना देने की थी, अपने आप ना ये लेना चाहता था ना ये देना चाहता था, क्योंकि ये तो एटम था, स्टेबल था। बट अब जाके इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि कटायन बन गया ना ये, जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, अब ये कटायन बन गया। अब इसकी टेंडेंसी ये होगी कि भाई देना है तो दे दे इलेक्ट्रॉन, मैं लूज़ तो नहीं करूँगा, यही तो होगी टेंडेंसी, क्योंकि ये कटायन बन गया। कटायन की क्या टेंडेंसी होती है कि मैं न्यूट्रल बन जाऊँ। अनायन की टेंडेंसी भी न्यूट्रल बनने की होती है। कटायन की टेंडेंसी न्यूट्रल बनने की मतलब एटम बनने की कैसे होती है, जब इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। और अनायन की टेंडेंसी एटम बनने की कैसे होती है कि जो उस पर इलेक्ट्रॉन है वो कोई छीन ले, लूज़ कर ले। अब ये कटायन बन गया। अब यही जो कटायन है, अगर मैं यहाँ बनाऊँ, ये जो कटायन बनाए मैंने, इसकी टेंडेंसी तो ये होगी कि मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे और मैं दोबारा क्या बन जाऊँ, एटम बन जाऊँ। वो हो सकता है, वो स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप हो जाएगा कि अगर इसे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए और ये एटम बन जाए। बट मैं तो और तुम तो टेढ़े हैं, हम इससे बोलेंगे तू एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ कर, जो होगी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। ये हो जाएगा आग बबूला। बोल रहा तुम तो उल्टी बातें कर रहे हो, मेरे को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि मैं एटम बन जाऊँ, तो मेरे से और छीनने की बातें कर रहे हो। क्या करें, करना ही पड़ेगा। तो ये है, अब हो जाएगा 2+। आप ये बताओ कि यहाँ ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी या यहाँ, कहाँ ज़्यादा एनर्जी लगेगी, पहले में या दूसरे में। ऑब्वियसली दूसरे में। देखो पहले में तो उसने दे दिया, चलो कोई बात नहीं, हो गया, एक बार कटायन बन के सुख भी प्राप्त कर लेते हैं। अब वो पहले से कटायन है। कटायन की टेंडेंसी क्या है कि इलेक्ट्रॉन मिले और एटम बन जाए। मिले, देने की बात तो उसने करी नहीं, तुम तो लूज़ करा रहे हो। अब तो इसका बहुत क्या करेगा, अपोजिशन करेगा, विरोध करेगा, देने ही नहीं देगा इलेक्ट्रॉन। तो पहले के मुकाबले अब क्या लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। और ऐसे थर्ड केस में भी होगा IE3। अब 2+ से और एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3+ बनेगा, तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। तो ऑलवेज़ याद रखना, चाहे ज़मीन आसमान एक हो जाए, चाहे प्रलय आ जाए, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना। और ये सक्सेसिव है। कैसी है, सक्सेसिव है। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी सेकंड से, और हमेशा ज़्यादा होगी किससे, फर्स्ट से। पहले में इतनी कम ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो एटम है, वो एक बार देखना चाहता है कि कैसे लगता है भाई अच्छे कपड़े पहन के, एक बार कटायन बन के। एक बार जब कटायन बन के उसने सुख भोग लिया तो उसे भाई अब पता चल गया एटम बनने में ही खुशी थी, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से फ़ायदा क्या है। तो वो बहुत विरोध करेगा। और तीसरे में तो भाई हद ही हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी। तो हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड ज़्यादा होगी IE2 से और ज़्यादा होगी IE1 से। अब ज़रा देखो ऐसा क्यों, देखो ज़रा हम एक एग्जांपल से देखते हैं। अभी छोड़ो P ब्लॉक, तुम पहले ये समझो, वो कर लेंगे स्टार्ट। P ब्लॉक वो तो रटने वाला है, पहले उसके बेसिक अंडरलाइंग कंसेप्ट तो देख लो। तो हम करना चाहते हैं, देखो कंपेयर करना चाहते हैं क्या, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8। याद है ना, हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा ही मुश्किल है। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट देखना चाहते हैं, फिर सेकंड देखेंगे। देखो अभी नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितने, 7। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, आपको पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p3, ठीक है भाई। P वाले बना लो, P वाले 3 बना लिए, 1 2 3 1 2 3, पहले हाफ फिर फुल, पता है ना, हंड्स रूल। और ऑक्सीजन देख लेते हैं 8, 1s2 2s2 2p4। इसके बना लो P के 3 कंपार्टमेंट, 1 2 3, या तो 4 या तो 4 या तो 4, सब बराबर हैं, ऐसे बना लिया, ठीक है। ये इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि बच्चे ये P3 है, ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगी हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। और भाई इसे इलेक्ट्रॉन निकालना तो पहाड़ है, बड़ा मुश्किल है। हाफ फील्ड से इसके मुकाबले बहुत मुश्किल है,
यहाँ से कैसे जाएंगे सर, पेयर वाले जाएंगे या वैसे, ये जाएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा मैं आपको बता देता हूँ, जो भी है 1s2 ऐसे रहेगा, 2s2 ऐसे रहेगा, 2p3 बनेगा। ये क्या बनेगा, 1s2 2s2 क्या बनेगा, 2p3 बनेगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ मैं कह रहा था ये क्या बनेगा, आप देखो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तब कुछ ऐसी कन्फिग्रेशन आ जाएगी। देखो क्या, 1 2 3, ये वाला इलेक्ट्रॉन गया, तो अब ये बनेगा 1s2 2s2 2p3, और इस एनर्जी को बोलेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। जबकि यहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। अगर हम इसे ये बनाएंगे 1s2 2s2 2p2 तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी भाई। इससे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा पहाड़ है, क्योंकि ये पहले से क्या है, हाफ फील्ड है, स्टेबल है। मैंने आपको बताया भी था कि स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है। तो आप बताओ ज़्यादा मशक्क़त कहाँ करनी पड़ी। इसने तो बहुत आसानी से दे दिया अपना पहला इलेक्ट्रॉन पहली आयनाइजेशन एनर्जी में, इस पर बहुत मुश्किल हो गई। तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसके ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, ग्रेटर देन किससे, ऑक्सीजन से। पहली किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की। बट अब समीकरण बदलेंगे, जब हम आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की बात करेंगे तो होगा क्या, अब वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। देखो दे दिया कोई बात नहीं, अब एक इलेक्ट्रॉन दे ही दिया उसने। अब देखो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो अब देखो ये क्या बना, नाइट्रोजन पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब 6 होंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो +1 बनेगा, और ऑक्सीजन पे भी क्या बनेगा, +1। इस पे अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एटॉमिक नंबर वही है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, पर इलेक्ट्रॉन इस पे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब कुछ समीकरण बदलेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ये होगी 1s2 2s2 2p2, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी कितनी, 1s2 2s2 2p3। अब देखो सारा पलट गया जो ये था, अभी इसमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप 2p2 बनाओगे 1 2 1 2, और 2p3 बनाओगे 1 2 3। अब बताओ किस पे लगेगी ज़्यादा एनर्जी। अब क्योंकि ये हाफ फील्ड हो गया, पहले ऊपर था पर अब ये हाफ फील्ड हो गया, तो इस पर बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में। जबकि जिससे एक निकल चुके हैं वो दूसरा तो दे ही देगा। ये इसमें इतनी बहुत कम एनर्जी लगेगी। अब ये बनेगा 1s2 2s2 2p1, बहुत आसानी से बन जाएगा। अब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ने बना दिया। जबकि ये क्या है, ये बनेगा 1s2 2s2 2p2। इसमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि ये हाफ फील्ड है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसको भी आपको पता है अभी कैसे बनेगा, 1 2 बनेगा। तो यहाँ पे O+1 में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये कैसा है, हाफ फील्ड है, इसलिए तो पूरा मामला ही पलट गया। पहली आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की, जबकि दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। ये आपके ग्रुप 15 और 16 का कंपैरिजन था, इसलिए हमने इसे पी ब्लॉक में पढ़ा। तो हम ये लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O इज़ ग्रेटर देन किससे, नाइट्रोजन से। सेकंड वाली, फर्स्ट वाली किसकी ज़्यादा है, फर्स्ट वाली आपको पता है किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की, और सेकंड वाली किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है इतना, शाबाश। अब देखो, जब आपने देख लिया एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो फाइनली चीज़ आप क्या देखोगे, एक और चीज़ देखोगे जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA, या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों में बहुत फाइन लकीर है, बहुत पतली लकीर है, दोनों एक ही चीज़ कहना चाहते हैं साथियों, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी। तो पहले समझ लेते हैं दोनों की डेफिनेशन से, ठीक है। EGE इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये चीज़ समझ लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। फ़र्क कुछ नहीं है, फ़र्क देखने का नज़रिया है, फ़र्क सिर्फ यह है कि देखने का नज़रिया है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो बात सिर्फ इतनी सी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या होता है, ये होता है द एनर्जी सप्लाइड
टू द सराउंडिंग सिस्टम, द एनर्जी सप्लाइड टू द, ये सारे कंसेप्ट बूस्टर्स हैं आपके, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ। द एनर्जी सप्लाइड टू द सराउंडिंग सिस्टम बाय द एटम व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, और ये सारे आइसोलेटेड गैसेज एटम के लिए है, ठीक है, ये भी आइसोलेटेड गैसेज एटम के लिए, ठीक है। बाय द एटम जो कौन सा है, आइसोलेटेड गैसेज है, आइसोलेटेड गैसेज। अभी मैं डेफिनेशन बताऊंगा क्या चीज़ है, देखने का नज़रिया है। और ये क्या है, द एनर्जी रिलीज, द एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज gain by the isolated gases atom, isolated gases atom, बस ये बात है। तो आप समझो, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बस इतना फ़र्क है, देखने का नज़रिया है क्या, कि द एनर्जी सप्लाइड टू द सराउंडिंग सिस्टम बाय द एटम व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। कहने की बात क्या है कि आप देखो सराउंडिंग में, मतलब एटम के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को एटम ने गेन कर लिया, अनायन बन गया वो, उस इलेक्ट्रॉन को एटम ने गेन कर लिया, खुश हो गया, पहली बार उसे कुछ अलग एहसास हुआ, हमेशा वो ज़िंदगी भर एटम रहा है, पहली बार वो अनायन बना, खुश हो गया। पर खुशी ज़्यादा देर के लिए रहती नहीं है, उसे कंपनसेशन भी करना पड़ेगा। मान लो आपने किसी से कुछ भी ख़रीदा तो उसके लिए पैसे देते हो ना, वही चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्होंने इस हिसाब से बुनी है कि भाई इलेक्ट्रॉन ने सराउंडिंग से कुछ छीना, इलेक्ट्रॉन छीना, उसकी भरपाई करेगा वो। भरपाई कैसे करेगा, एनर्जी सप्लाई करके, रिलीज नहीं बोलना, बहुत बुरा है यहाँ पे, रिलीज नहीं बोलना, क्या बोलना, सप्लाई करके, क्या करके, सप्लाई करके। तो जब भी कोई एटम, आइसोलेटेड गैसेज एटम सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, गेन करेगा, तो उसे कंपनसेशन करने के लिए कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इतना भी आसान नहीं है, होता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन अपने आप अपना माइक्रोस्कोपिक टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन अपने आप अपना माइक्रोस्कोपिक टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, जिसको वो अपने पास नहीं रखता, वो क्वांटा की फॉर्म में या ट्रांसमिशन की फॉर्म में कहाँ चल जाती है, सराउंडिंग में। भेजी किसने, इलेक्ट्रॉन ने, पर किसी लालच से भेजी होगी। क्यों भेजी, ताकि उसकी एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए। अब वो लो ऑन एनर्जी है, वो एनर्जी अब बढ़ कैसे सकती है, जब उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। यह है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बस वही बेसिक वाला कंसेप्ट, कौन सा वाला, एक्सोथर्मिक कंसेप्ट, कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करा जाएगा किससे, एटम के द्वारा, तो क्या होगा, सिस्टम में एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। सिस्टम एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। दोनों एक ही बात है। वहाँ पे एक्सेप्शन हुआ, वहाँ पे एक्सेप्ट करा, उसने अपने मन से एनर्जी दे दी। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक वैसा है कि कॉज हुआ और अफेक्ट निकला। कॉज क्या था, इलेक्ट्रॉन गेन करा, अफेक्ट क्या हुआ, उसने एनर्जी रिलीज़ कर दी। इलेक्ट्रॉन गेन करा तो कुछ एनर्जी आई ना, तो उसने एनर्जी रिलीज़ कर दी। यह है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बस इतना ही फ़र्क है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सोथर्मिक नेगेटिव है और एंडोथर्मिक क्या है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सोथर्मिक हो जाता है पॉजिटिव और एंडोथर्मिक हो जाता है नेगेटिव। ये बस इतनी बात है। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर वो, मतलब आप कुछ काम करते हो, मेहनत करते हो, तो आपको खुशी होती है ना, वही चीज़ है। तो एटम ने अपने मन से जब बाहर सराउंडिंग को एनर्जी दे दी तो वो खुश हुआ, एनर्जी दी तो एक्सोथर्मिक है, तो खुश हुआ मतलब पॉजिटिव। और अगर उसे किसी मजबूरन लेनी पड़ी तो नेगेटिव है। या जबकि ये बेसिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट है कि रिलीज़ हुई एनर्जी तो नेगेटिव है, पॉजिटिव कब होगा, जब गेन करी। बस इतना ही है। अब आपको ये समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। ये देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। पहला तो डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है शेयरिंग बॉन्डेड स्ट्रक्चर में। जो कंपाउंड में शेयर बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है उसमें होती है, मतलब जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच होता है। ये अकेला है, इसे और उसे मतलब नहीं है। अब ज़रा मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ इसका। ट्रेंड्स क्या है, पहले देखेंगे अलोंग द पीरियड, पीरियड के अलोंग
अलॉन्ग द पीरियड मतलब लेफ़्ट से राइट, और एक देखेंगे टॉप से बॉटम, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, टॉप से बॉटम देखेंगे ग्रुप में, वहाँ देखेंगे अलॉन्ग द पीरियड और यहाँ देखेंगे टॉप से बॉटम। ठीक है भैया, अलॉन्ग द पीरियड और ये है टॉप से बॉटम, काफ़ी आसान। देखो आपको पता चल के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में करना कुछ नहीं है भाई, हमें बस क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, मिल जाए बस अच्छे से हमें वो मिल जाए, और कुछ नहीं है दिक्कत। हमें गेन करना है, हमें अनायन बनना है एटम को। आप जब यहाँ से यहाँ जाओगे लेफ़्ट से राइट, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडियस घटता है। इतना क्लियर है? जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शेल नंबर जो है बढ़ जाता है, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे रेडियस कम हो रहा है। अच्छा आप खुद सोचो, साइज़ कम होगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बहुत क्लोज हैं, ठीक है, और अगर साइज़ कम होगा, खुद ही सोचो साइज़ कम है तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन है ना, उस पर अफेक्टिव एरिया क्या है, कम है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा, नहीं होगा। छोटा साइज़ है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस में, और जब सेम चार्ज के, जैसे इलेक्ट्रॉन है, सेम चार्ज के कम डिस्टेंस में होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जबकि यहाँ क्या है, खुले में है, बहुत ज़्यादा एरिया है। जब नीचे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एरिया मिलता है ना, क्योंकि साइज़ बढ़ जाता है। तब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बहुत दूरी में है तो इतना रिपल्शन होगा नहीं उनके बीच में। तो आप खुद सोचो यहाँ पे, क्योंकि साइज़ कम है, जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसे बाकी जो पहले से इलेक्ट्रॉन है उनसे सामना करना पड़ेगा रिपल्शन का, उनसे उसको क्या मिलेगा, लड़ाई मिलेगी, दुश्मनी मिलेगी। तो क्या है, तो अब उसे वहाँ बिठाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इतना क्लियर है? हाँ, क्यों क्लियर है, क्योंकि साइज़ क्या है, छोटा है। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये छोटा सा साइज़ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन और आना चाह रहा है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन घमासान होगा। और नीचे जाएंगे तो साइज़ बहुत बड़ा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, पता नहीं यहाँ है, इतना रिपल्शन होगा नहीं इनके बीच में। तो टॉप से बॉटम में मज़े हैं और लेफ़्ट से राइट में बहुत नुकसान है। टॉप से बॉटम में आपको अगर भेजना है किसी इलेक्ट्रॉन को तो बहुत खुशी खुशी जाएगा, इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ लगेगी क्या, कम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगेगी बहुत कम, जबकि वहाँ लगेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि साइज़ क्या है, कम है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद आ गई तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बस पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क है, ये आपको पता ही है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव हो जाएगी, मतलब और हीट रिलीज़ करनी पड़ेगी, यह है। ठीक है, सिस्टम को स्टेबल करने के लिए एटम को और हीट रिलीज़ करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट गई तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। होती तो नेगेटिव ही है, पर ऐसे बोलते हैं मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव। तो ये है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबके ट्रेंड एक जैसे ही हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अभी जब सम अप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से, अब कन्फ्यूज़न होता है आप लोगों को, वहाँ पे रोते रहोगे। अब जैसे ली चैटले प्रिंसिपल है, वो भी है यहाँ पे नई चीज़, तो दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को, इसलिए बता रही हूँ। अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो है आइसोलेटेड गैसेज एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी है आइसोलेटेड गैसेज एटम के लिए, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल में। किस में होती है, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल में, यह है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सिंपल सी बात क्या है कि इन अ कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, इन अ कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, it is the tendency to attract shared pair of electron। जबकि वो आइसोलेटेड थे, यहाँ पे बॉन्ड बन रखा है। आइसोलेटेड मतलब वहाँ बॉन्ड नहीं बने थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी में यहाँ बॉन्ड है। तो इन अ कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन अ कोवेलेंट एटम,
या कोवेलेंट शेयर्ड बॉन्ड, ये चीज़ है कोवेलेंट शेयर्ड बॉन्ड, ये बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी तो अगर आपके गिलास में पानी है तो वो पानी के मॉलिक्यूल एक साथ एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे। पानी के मॉलिक्यूल को क्या पड़ी है कि एक साथ जुड़े रहें, वो तो पहले से क्या है, स्टेबल हैं, वाटर मॉलिक्यूल है, पर एक साथ रहते हैं ना वो एडिटिव फोर्स की वजह से, तो वही चीज़ है। तो इन अ कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट शेयर्ड बॉन्ड। समझाता हूँ, जैसे HCl है भैया, H और Cl है, इनके बीच में होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे आपने सोचा ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, क्लोरीन में वैसे 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्लोरीन को भी लगेगा लुईस स्ट्रक्चर बनाए कि मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन को भी लगेगा भाई मेरे को तो हीलियम के जैसा बनना है। क्लोरीन को किसके जैसा बनना है, क्लोरीन को बनना है आर्गन के जैसा, नियन मत बोल देना थप्पड़ खाओगे। क्लोरीन को आर्गन के जैसा बनना है और हाइड्रोजन को किसके जैसे बनना है, हीलियम के जैसा बनना है, ठीक है। क्लोरीन 17 है ना, आर्गन 18 है, तो वो नियन के जैसे क्यों बनना चाहेगा, आर्गन के जैसे बनेगा। 10 इलेक्ट्रॉन तो दिख ही नहीं रहे ना तुम्हें, 7 दिखेंगे आउटर मोस्ट वाले, 7 हैं उस पर, 1 2 3 4 5 6 7, एक और हाइड्रोजन का मिल जाएगा, मिलेगा तो नहीं, शेयरिंग होगी एक तरह से, क्या होगी, शेयरिंग होगी, तो उसे आर्गन के जैसे फील होगा। और हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का मिल जाए या शेयर हो जाए तो वो हीलियम के जैसे बिहेव करेगा। ये बातें हैं यहाँ पे। अब एक सिंपल सी बात है, होगा क्या, होगा ये कि हाइड्रोजन तो ये चाहता है, देखो हाइड्रोजन ये चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन मुझे मिले, जबकि क्लोरीन चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन मुझे मिले। मिलेंगे किसी को नहीं, शेयर होंगे इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे, शेयर होंगे। बट एक दिक्कत है, क्या है, क्लोरीन क्योंकि ग्रुप 17 का है और हाइड्रोजन को हम रखते हैं ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में रखने का मतलब है इसकी टेंडेंसी है कि मैं लूज़ कर जाऊँ, क्लोरीन की टेंडेंसी है मैं गेन कर जाऊँ। चलो हाइड्रोजन तो विवादित है, अब उसे इतने साल हो गए हैं, वो सोचता है ना मैं लूज़ कर पाऊँ ना मैं गेन कर पाऊँ, मैं तो न्यूट्रल रहूँ। जबकि क्लोरीन अभी भी बहुत अड़ियल सा है, क्लोरीन चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन मुझे मिल तो सकता नहीं है। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जाता तो कहीं नहीं है, इसी बॉन्ड लाइन में, पर ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला थोड़ा क्लोरीन की तरफ झुक जाता है, ऐसे इधर को आ जाता है। ये अभी भी बॉन्ड है, बॉन्ड अभी भी है, बट इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर गए किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। अब जब ये क्लोरीन की तरफ माइग्रेट कर गए तो क्लोरीन पे थोड़ी देर के लिए पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन ने लूज़ करे तो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया। थोड़ा पार्शियल है, जब तक बॉन्ड है तब तक ये चार्ज है, ठीक है, पार्शियल है। अब थोड़ा सा इस पर अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया तो हम बोलेंगे कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू, इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब इसे इलेक्ट्रॉन से क्या है, प्यार प्योर कुछ नहीं है, चाहता है बस एक तरह से जिद है। वहाँ तो प्यार था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में प्यार था, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, बस ये ऐसा है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू क्या, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दिस आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी आर एब्सोल्यूट टर्म, दिस इज़ रिलेटिव टर्म, ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव क्यों है, हाँ ठीक है, ये रिलेटिव इसलिए है क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, ये तो एक कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, किसी के रिस्पेक्ट में होगा, उसी के रिस्पेक्ट में जिसके साथ इसने बॉन्ड बनाया है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ईपी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू किसके, क्लोरीन के। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या फ़र्क है, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन आते हैं बट एक में असली में आ जाते हैं और एक में बस एहसास होता है कि हमारे पास है, वो होता है आइसोलेटेड में, ये होता है शेयर्ड पेयर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल बॉन्डेड स्ट्रक्चर में। वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एब्सोल्यूट टर्म है, ये एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी समझ में आया होगा भाई, ये बात होती है जिसकी तरफ थोड़े इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाते हैं वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, दूसरा कैसे रहता है, पॉजिटिव रहता है भैया। क्लियर इतनी बात है, बहुत बढ़िया। अब ये यहाँ क्यों बढ़ा रहे थे सर, इसलिए पढ़ा रहे थे क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने देखा अब इसका ट्रेंड कैसा है, इसका ट्रेंड भी वैसे ही है, देख लो ट्रेंड देख लो पहले तुम इसका, लेफ़्ट से राइट देख लो, टॉप से बॉटम देख लो, टॉप से बॉटम देखो, लेफ़्ट से राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, घट जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, शेल नंबर बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाता है। अब देखो जितना साइज़ बढ़ जाएगा उतना बॉन्ड लंबा हो गया,
उतना बॉन्ड क्या हो गया, लंबा हो गया, वीक हो गया। उतने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर हो गए, उतना ज़्यादा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन का पास बुलाना। तो जब हम यहाँ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब क्या होगी, खुद ही सोचो, बढ़ जाएगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घट जाएगी। सोचो, क्या बढ़ जाएगी। ये प्रिंसिपल तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी तुम्हें, खुद ही देखो कहाँ बढ़ेगी कहाँ घटेगी। बता दो सर, धोखा मत दिलाओ सर, ठीक है। उल्टा है, क्लियर है, फिर उल्टा है। अब तो तुम्हें आ गया होगा, अगर यहाँ सही नहीं है तो यहाँ सही होगा। नहीं पता चल रहा क्यों, चलो बैठ के बताता हूँ। देखो, जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे साइज़ कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइज़ कम हो जाएगा। अब अगर साइज़ कम हो गया तो हमें तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसको मैं ऐसा समझाता हूँ, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करता है, मेटल या नॉन मेटल, खुद ही सोचो। इलेक्ट्रॉन को मेटैलिक, इसे मेटैलिक और नॉन मेटैलिक से जोड़ो। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करता है, मेटल या नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल किस साइड मिलते हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड, खुद सोचो। राइट साइड मिलते हैं, जो इस साइड है ना, राइट साइड कौन मिलेंगे आपको, नॉन मेटल मिलेंगे। और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो जहाँ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा ज़्यादा, वहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। लेफ़्ट से राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ गई। जबकि नीचे जाएंगे तो खुद सोचो, नीचे मेटल ज़्यादा मिलते हैं। नीचे मेटल क्या मिलते हैं, ज़्यादा। नीचे लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, गेन करने की नहीं है, या शेड करने की नहीं है। इसलिए नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, घट गई। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। तो तुमने सारे ट्रेंड देख लिए।